हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का वन शॉट वीडियो बता रही हूं। मतलब बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट वीडियोस बना चुकी हूं, आप उन्हें देख लेना, क्योंकि अब आपके एग्जाम है नियर। बड़े बड़े वीडियोज देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो छोटे से वीडियो से आप कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पर फिर भी उसका रिवीजन जरूरी है, तो पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरह से वीडियोस बनाकर लाऊं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग के साथ कि कंट्रोलिंग क्या होती है। देखिए, बहुत ही छोटा सा वर्ड है कंट्रोलिंग, हमने कई बार सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंट्रोलिंग तो लास्ट चैप्टर है, किस चीज़ का, मैनेजरियल फंक्शन का लास्ट फंक्शन है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, कंट्रोलिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या था? प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इस कंट्रोलिंग में होता क्या है? Controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per plans. हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारा पहला फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, प्लान बनाने के बाद आखिरी में उस प्लान को देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था वो प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस उसी प्रोसेस को कंट्रोलिंग कहा जाता है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इफेक्टिवनेस होना और इफिशिएंट होने में क्या डिफरेंस है। तो बस हम यही देखेंगे कंट्रोलिंग में कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम कर रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो वो रिजल्ट चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, और साथ ही साथ इफिशिएंटली काम कर रही है, मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज करके अच्छी लेबर के साथ उनको मोटिवेट करके अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। इसलिए इसे गोल ओरिएंटेड फंक्शन भी कहा जाता है। आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि गोल ओरिएंटेड फंक्शन कौन सा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो होता है वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है। तो बस यही कंट्रोलिंग की डेफिनेशन होती है। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों बताई गई है? क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ कि लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल मेजर किए थे या जो सोचे थे उनमें और जो अभी हमारा काम हो रहा है उनके बीच के डेविएशन को देखता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर डेविएशन, मतलब हमने जो प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उनमें कोई अंतर आया है उस काम में, तो उसको ये सर्च करता है। फिर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पर ये इफिशिएंट कंट्रोल रखता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो एनवायरनमेंट के थ्रू काम हो रहा है उसमें जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उनकी एक्यूरेसी को चेक करता है। मतलब हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो उसकी एक्यूरेसी को ये देखता है। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया इफिशिएंट मतलब आपको हर चीज का सही यूज करके रिजल्ट की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, हमने अपने जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया, या हमने रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज कर लिया और फिर हमने रिजल्ट तक पहुंचे। नहीं, सभी चीजों का प्रॉपर तरीके से यूज करके आपको रिजल्ट तक पहुंचना होता है। ठीक है, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, देखो यदि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो उन्हें काम करने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को इंक्रीज करना है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, देखो काम करना तो हर कोई काम करता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ काम करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम अपनी डिसिप्लिन को छोड़ देंगे तो हम काम में थोड़े से लेजी हो जाएंगे और फिर क्या होगा, हम रिजल्ट को, अपना जो डिजायर रिजल्ट है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप होता है। अब देखो, पहले तो हमें पता ही है कि प्लानिंग क्या होती है, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसे हम सेट करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं और अपने गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ये सारे स्टेप
नीडेड होती हैं प्लानिंग में। अब इन प्लानिंग को आगे रन करने में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। प्लानिंग क्या होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू चलती है। मैंने बताया ना, हर फंक्शन के थ्रू काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो हमने प्लानिंग की थी उसको ये देखना कि ये प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है कि नहीं, उस पर निगाह रखना, उस पर कंट्रोलिंग रखना, तो वो कंट्रोलिंग कहलाती है। अब देखो, जो रिलेशनशिप है, जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बताओ, तो देखो सबसे पहला है इंटरडिपेंडेंस। जो प्लानिंग है वो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि कंट्रोलिंग है वो ये देखती है कि जो प्लान है वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग वुड हैव नो क्लियर डायरेक्शन एंड विदाउट कंट्रोलिंग द प्लान कुड गो ऑफ कोर्स। तो मतलब दोनों एक दूसरे से इसीलिए रिलेटेड है क्योंकि दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। क्लियर? फीडबैक लूप, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वर्क इन द साइकिल मैनर। प्लानिंग सेट द ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग प्रोवाइड फीडबैक। मतलब प्लानिंग ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब कंट्रोलिंग बताती है कि ये जो प्लान सेट हुए थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, वेदर दोज ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड। इफ डिस्क्रिप्शन आर फाउंड, प्लानिंग में नीड टू एडजस्टेड क्रिएटिंग ऑनगोइंग लूप ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखो, यदि कोई अंतर पाया जाता है, कोई डिफरेंसेस देखे जाते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच, तो अब वो कंट्रोलिंग का क्या काम है, उस अंतर को दूर करना, ठीक है ना, उस डेविएशन को खत्म करना। इसके बाद है करेक्टिव एक्शन। द कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम द प्लान, करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन विच ऑफन लीड टू रिवीजन ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि यदि हम फ्यूचर में कोई प्लानिंग करेंगे तो हम इससे सीखेंगे कि ये डेविएशन ना आए। तो इसलिए कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों में डिफरेंस बताया गया है। अब जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सी कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस को समझ लो। जो पहली स्टेप है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या करना है, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर देना है। देखो क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर। देखो क्या होता है, हम कोई भी स्टैंडर्ड सेट करके ही अपने जो गोल है, डिजायर गोल है, उसको अचीव करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं ताकि जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब ये स्टैंडर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह के स्टैंडर्ड हो सकते हैं। अब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे गुडविल हो गई, मोटिवेशन हो गया, ये क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे ये लिखा है कि रेवेन्यू टू बी अर्न, प्रोडक्ट यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, टाइम टू बी स्टैंड ऑफ द परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, जिसे हम काउंट कर सकें। क्वांटिटी का क्या मतलब है, जिसे हम काउंट कर सके, वो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस होती है। और वो क्वालिटेटिव, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, बस उसे क्वालिटी से मेजर किया जाता है, वो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस होते हैं। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम, मेजर करते मतलब इन दोनों का स्टैंडर्ड देखते हैं, सेटिंग करते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेसिस पर। ठीक है, तो यही इसका पहला प्रोसेस होता है। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में होता है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने क्या किया, जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर दिए। पहली स्टेप में हमने क्या किए कि परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर दिए, किसके थ्रू, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैनर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम मेजरमेंट करेंगे। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट, the next step of measurement actual performance should be measured and the objective and reliable manner। मतलब ऐसे आपको मेजरमेंट करना है परफॉर्मेंस का कि वो रिलायबल लगे, ऑब्जेक्टिव लगे। देयर आर सेवरल टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये सारे क्या है, मेजर करने के तरीके हैं। देखो, आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हो तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कैसे मेजर करते हैं, आपके मार्क्स के आधार पर, आपके कैरेक्टर के आधार पर, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर, इनके आधार पर ही आपको क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं ना। तो बस वही बताया गया है कि इन सब के आधार पर इनका मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सारी टेक्निक होती है। ये क्या होता है ना, जब
पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, जब मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है तब इसे आगे प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है। ये जो मेजरमेंट है ये कौन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी क्लास में कौन करता है, हमारी टीचर करती है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स का पूरा परफॉर्मेंस जो होता है उनका मेजरमेंट करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जो प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद होता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। देखो हमने जो प्लानिंग के समय स्टैंडर्ड सेट किए थे, प्लानिंग के समय हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है कंट्रोलिंग के टाइम पर, उनके बीच क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ये सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर रिजल्ट। हम जो चाह रहे थे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा उनके बीच के डिफरेंस को देखने के लिए ही ये कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन द स्टैंडर्ड आर सेट इज क्वांटिटेटिव टर्म। कंपैरिजन तब इजी हो जाता है जब जो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो क्वांटिटेटिव टर्म में किए थे, क्योंकि वो मेजरेबल होते हैं। क्वालिटेटिव टर्म जो होती है बच्चों वो मेजरेबल नहीं होती है, इसलिए क्वांटिटेटिव टर्म वाले जो मेजर हैं, स्टैंडर्ड हैं, उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एनालाइज डेविएशन। अब हमें पता चल गया कि कुछ अंतर है, हमने जो अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे और फिर हमने जो अभी काम कर रहे हैं उनके बीच कुछ डेविएशन है, कुछ अंतर है, तो उस अंतर को हम एनालाइज करते हैं। सम डेविएशन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सेप्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। देखो ये बोल रहे हैं कि कुछ डेविएशन ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैंने ये सोचा था कि जो मेरी सेल है वो इस साल 10% इंक्रीज होगी, लेकिन वो इंक्रीज हुई 9%। तो 9% और 10% में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही परसेंट का है, वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं उस अंतर को। लेकिन हमने ये सोचा था कि मेरी जो सेल है वो 10% इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज हुई 4%, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसमें हमें एनालाइज करने की नीड है कि ये क्या कारण हुआ जिसके कारण ये डेविएशन हुआ। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान रखना होता है, जिन पर गौर करना जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये छोटे छोटे से पॉइंट है लेकिन ये पूछे जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, की रिजल्ट एरिया देखा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या देखा जाता है, की रिजल्ट एरिया, इस चीज पे यहां पर ध्यान दिया जाता है। जो की रिजल्ट एरिया, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यदि हमारी लेबर कॉस्ट 5% इंक्रीज हो गई तो जो हमारा बजट है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि भैया 5% इंक्रीज हो गई, तो यहां पर इसे हमें कंट्रोल करने की नीड है ना। लेकिन वही लेबर कॉस्ट 0.5% इंक्रीज हो गई तो उसे कंट्रोल करने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना तो चलता है, हो सकता है इंक्रीज हो या हो सकता है ना भी इंक्रीज हो। तो यहां पर हमें वो पॉइंट देखना पड़ेंगे, की रिजल्ट एरिया देखना पड़ेगा कि किन चीजों में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है जिसके हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, उन दोनों के बीच यदि ज्यादा अंतर पाया गया है तो उसे हम क्या करेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे। अब उसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं, इसमें हम सुधार ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो लेबर कॉस्ट है उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में कर सकते हैं। और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है यदि उनमें डेविएशन आता है तो भी, ठीक है ना। मैंने बताया ना आपको कि लेबर कॉस्ट यदि 5% इंक्रीज हो गई तो ध्यान देने की नीड है, ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एरिया है। लेकिन यदि वो 0.5% इंक्रीज हो गई तो उस पर ध्यान देने की नीड नहीं है। तो बस वही चीज बताया गया है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण क्या होता है, ये डेविएशन आता है, जिसमें अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, आपने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जो अनरियलिस्टिक थे, हो ही नहीं सकते थे, इसके कारण डेविएशन आता है। अब इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर ड्रॉबैक, ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट,
एनवायरनमेंट फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण क्या होता है, हम जो सेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें क्या होता है, डेविएशन आता है। अब हमने एनालिसिस कर दिया डेविएशन का, अब लास्ट जो होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमें पता चल गया कि यहाँ हमसे गड़बड़ हुई है तो अब हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। मतलब यदि आपका जो डेविएशन है बहुत कम रेंज में है तो उसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, लेकिन जो डेविएशन है वो बियॉन्ड है एक्सेप्टेबल रेंज के, तो आपको जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर काम करना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन करना पड़ेगा। जैसे अब समझ लीजिए कि आपका कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ना, प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, अब उसका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट उसकी इंक्रीज हो रही है, तो अब आपको क्या करने की नीड है, लेबर के जो आपने अपॉइंट की थी उनको थोड़ा सा आप कम करो तो आपकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट हो सकता है आपके कम हो जिसके कारण लेबर को काम करना ज़्यादा पड़ रहा हो, तो आप इक्विपमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ों को पूरा फॉलो अप करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं जब, तो आप देखते हैं ना कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं याद हो रही है, तो आप उस पर वर्कआउट करते हैं कि इसका क्या रीज़न है, इसे हम समझते हैं, अपने टीचर्स के पास जाते हैं, फिर समझते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जो डेविएशन है जब वो एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा आ रहा है तो उसको सुधारने के लिए काम किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बस यही पूरा हमारा क्या है, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आज बच्चों जो फर्स्ट बुक थी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की, उसके 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब 9, 10 और 11 3 चैप्टर और बचे हैं जिसके मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगी। तो वीडियोज़ को ज़रूर देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।